नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो आज हम लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने सेल वॉल और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है और ये वाला पार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब से एनटीए नीट का पेपर करा रहा है तब से इस टॉपिक से बहुत सवाल आ चुके हैं। हम लोग कोशिश भी करेंगे कि 90% ऑफ पीवाईक्यू कवर कर लें, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल हो कि अपने आप, क्योंकि मेरे को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बताना पूरा इसी में, तो क्वेश्चन कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर नहीं होगा तो अपन अगला लेक्चर केवल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के क्वेश्चन से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है। तो आपने करना है क्या, एनसीईआरटी की रीडिंग, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। तो आपको पता है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। सवाल ये है कि यही क्यों आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं पार्ट है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के। और आपको जानकारी बता दूं कि देवर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनका खुद का अपना अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन है। फिर भी क्यों है, क्योंकि देयर फंक्शन और कोऑर्डिनेटेड। क्या बोला, इनके जो फंक्शंस हैं आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, इस वजह से ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं होता, इस वजह से वो पार्ट नहीं होते इसके, ठीक है। तो अगर कल को कोई पूछेगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यही 4 ऑर्गेनल क्यों आते हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शन है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक। तो हम लोग अब एक एक करके एक ऑर्गेनल को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ER भी कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। क्या बोला, ये नेटवर्क है या रेटिकुलम है किसके, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, ठीक है। बेसिकली अगर आप हायर बुक में पढ़ोगे उसमें लिखा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड एसोसिएटेड वेसिकल्स। वेसिकल्स का क्या काम है वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना। इतना याद रखना कि ये नेटवर्क का रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। और एक बात और, ये जितने सवाल आते हैं ना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से नीट में, लगभग एनसीईआरटी होते, लगभग आप देखना, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो यही से सबसे चीज से आपको मिलेगा। तो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखें आप लोग, ठीक है। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। दूसरी बात, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लूमियल और एक्स्ट्रालूमियल। किस पार्ट में, लूमियल और एक्स्ट्रालूमियल। लूमियल मतलब ल्यूमेन मतलब कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस ये एक झलक है कि मतलब कुछ टॉपिक आपको, मतलब कुछ पॉइंट अननोन नहीं लगना चाहिए, ये सब चीजें हैं तो आपको बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरी बात कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूटी में रहता है। क्या बोला, कि दे आर continuous with, they are continuous with outer nuclear membrane, ठीक है। और आप ये चीज देख रहे होंगे कि उसमें 2 पार्ट है, ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर भी दिख रहे होंगे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी कहानी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, इसकी कहानी देख लेते हैं कि ये RER और SER क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बियर करता है राइबोसोम को, बियर्स राइबोसोम, और यहां पे राइबोसोम अब्सेंट होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है, इस वजह से वो रफ होता है और ये स्मूथ होता है, ठीक है। रफ होता है और स्मूथ होता है, इसको अच्छे से कर दें। अच्छा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को बियर करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम नहीं बियर करता है, इसलिए वो रफ, ये स्मूथ। इंपॉर्टेंट क्या है इनका फंक्शन, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में, और SER लिपिड सिंथेसिस में काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक को राइबोसोम बियर किया तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होगा ही होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में काम करता है।
जो आपके सेल मेम्ब्रेन में मेजर लिपिड क्या पाया जाता है, वो होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड सिक्रेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। और मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये जो प्रोटीन और लिपिड बना, ये फर्दर पैक होने के लिए, मॉडिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा, गोल्गी बॉडीज में। कैसे जाता है वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो अगर ER का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला, क्योंकि राइबोसोम को बियर कर रहा, नहीं बियर करेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी ही बातें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्गी बॉडीज। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज के बारे में क्या है कि दिस आर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये क्या है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। बहुत ही ज्यादा ये स्टेन लेता है तो इसलिए बोला डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। इसको खोजा किसने था, कैमिलो गोल्गी ने खोजा था। उसी पे नाम पे इनका नाम बना गोल्गी बॉडीज। कैमिलो गोल्गी ने, ईयर भी याद रखेंगे 1898। अच्छा, गोल्गी बॉडीज पास फ्लैट डिस्क शेप और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इसको, सिस्टर्नी या सिस्टर्नी कहते हैं। तो सिस्टर्नी क्या होता है, डिस्क शेप होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे कहिए, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं हो तो इतने में कुछ कहना, ठीक है। इसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है इन डायामीटर, ठीक है। और वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी, से मैं गोल्गी बॉडीज बताया हूं कि ये सारे क्या है, सिस्टर्नी है सब, ठीक है। अच्छा, वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी गोल्गी बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, कैसे, एक होता है सिस कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस जो न्यूक्लियस के पास रहता है। दूसरा ट्रांस कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस होता है, ठीक है। तो जो सिस्टर्नी होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, सिस या कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस, और दूसरा होता है ट्रांस या कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस। ये वाला पार्ट नियर द न्यूक्लियस होता है। मतलब होता है क्या, जो प्रोटीन और लिपिड आएगा कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यही पहले आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात कि दे आर स्ट्रक्चरली वेरी डिफरेंट, ये बहुत अलग होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ये याद रखना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसको समझना, मतलब स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट आर इंटर कनेक्टेड। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अभी जब पीवाईक्यू करोगे देखना ये सारे से क्वेश्चन आ चुका है। एक इससे क्वेश्चन आया, इंटरकनेक्टेड वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सिस कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस, ट्रांस कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस, ठीक है। अब होगा क्या, और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट आर इंटरकनेक्टेड। अब कहानी क्या होती है आगे समझते हैं हम लोग। अब आगे क्या होता है इसमें कि जो प्रोटीन और लिपिड वगैरह आया, मान लो प्रोटीन या लिपिड जो आया कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो फ्यूज करेगा कहां पे, सिस फेस में ऑफ गोल्गी बॉडीज। अब ये कैसे आता है, एक और सवाल है, मैं आपको बहुत ही ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि अगर उसमें बताऊं तो एक अलग से लेक्चर बन जाएगा ट्रांसपोर्ट में उसके। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मैं ऐसे बता दूं कुछ आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे वेसाइकल बनता है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिखना मत ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिट साइट होता है, बेसिकली रीजन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वही बढ़ करके वेसाइकल का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, वेसाइकल। और पर्टिकुलरली बोलो तो इसको ट्रांसपोर्ट वेसाइकल भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कहा जाता है। तो उसमें प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस या जितने भी मटेरियल होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिसको आगे ले जाना है, वो इसमें बढ़ हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेसाइकल क्या करेगा, अब इसे मैं गोल्गी बॉडीज बना दिया, ठीक है। ये गोल्गी बॉडीज मान लो, ऐसा होता नहीं, उस टाइप में होता है। अब ये गोल्गी बॉडीज का सिस फेस है, तो यहाँ की वेसाइकल फ्यूज कर जाएगा, इसी के सरफेस पे फ्यूज हो जाएगा। और जैसे जैसे ये अपने अलग अलग कंपार्टमेंट है इसकी, ये सारे सिस्टम में एक बात हो रहा था ना, पैरेलली अरेंज होते एक दूसरे से। अब क्या हुआ, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था,
यहां से आया वेसाइकल, बढ़ करके वेसाइकल बना, यहां आके सिस फेस पे फ्यूज करा, फ्यूज करने के बाद जैसे जैसे ये अलग अलग कंपार्टमेंट ऑफ सिस्टर्नी में आगे पहुंचेगा, मॉडिफिकेशन होता जाता है प्रोटीन और लिपिड में। प्रोटीन और लिपिड में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। फिर आगे सुनो, फिर जैसे ही ट्रांस है तो अब ये डिसीजन होता है कि उसको इंट्रासेलुलर टारगेट में ले जाना है कि आउटसाइड द सेल सीक्रेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है इसमें। दूसरी बात, गोल्जी बॉडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और अभी मैं जो बताया, आप एनसीईआरटी अभी उठा के देखो, सेम टू सेम ऐसा लिखा हुआ, मतलब ऐसा नहीं लिखता है कि मटेरियल्स फ्यूज इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द सिस फेस, और फिर जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में जाता है मॉडिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसफेज में जाने के बाद इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल होता है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लेना, जरूर लिख लेना इस बात को। ठीक है, और अगर लिखवा भी दूंगा आगे अभी, तो सबसे पहले ये पॉइंट समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट साइट है, एनसीईआरटी लिखती है गोल्गी बॉडीज आर इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब हुआ क्या, देखो, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन भी कहा जाता है। नीट 2018 क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड अकरिंग कहां, तो ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली क्या होता है, लिपिड बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ट्रांसपोर्ट हुआ गोल्जी बॉडीज में, उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट को एडिशन करना ही ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, और एक बात, फॉस्फोलिपिड बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लाइकोलिपिड बनेगा गोल्जी बॉडीज में, गलत मत करना, ग्लाइकोलिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बना रहा है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड वगैरह, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिर भी लिखेगा इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, या इसी को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। वो कहां होता है, गोल्जी बॉडीज में होता है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरी बात मैं वो लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना कि बेसिकली क्या होगा, मटेरियल फ्रॉम ER इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल। ठीक है, अच्छा लिख देता हूं, चलो, नहीं तो पता चला ये भी आप लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बाद में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल फ्रॉम ER फ्यूज इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल। वेसाइकल बेसिकली प्लाज्मिड का, बायोटेक में प्लाज्मिड पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ वेसाइकल, फ्यूज करता है इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल ऑन सिस फेज of Golgi bodies and modified when it travels to various compartments ठीक है, वेरियस कंपार्टमेंट जाता है, वैसे वैसे इसको मॉडिफाई करना होता है, एंड एट ट्रांसफेज मॉडिफाइड मटेरियल either go to intracellular space are secreted outside cell। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब अब यह भी एनसीईआरटी लिखती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ वो मॉडिफाई कहां होगा, गोल्जी बॉडीज में होगा। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी सुनना पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए गोल्जी बॉडीज। पैकेजिंग मॉडिफिकेशन सुनते ही गोल्जी बॉडीज दिमाग में आना चाहिए एक बार आपको, क्योंकि मटेरियल सिंथेसाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ, लेकिन पैक होने का काम, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है पैकेजिंग मटेरियल, नॉट टैग्ड मटेरियल। तो पैकेजिंग का कहां होना है काम, गोल्जी बॉडीज में। मॉडिफिकेशन का कहां काम होना है, गोल्जी बॉडीज में। प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन होता है ये बताना बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, तो उसको अपन नहीं समझेंगे, ऊपर से चलते हैं। वेसाइकल आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, कि वेसाइकल या ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बेसिकली वो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज में सामान आएगा कैसे, वो वेसाइकल के थ्रू आता है। ठीक है, फिर कैसे बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिट साइट होता है, वहां पे प्रोटीन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। वो कैसे होता है नहीं समझना, बड़ा बकीडिज्म है। ऊपर समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिट साइट से बर्ड बनेगा, जिसे वेसाइकल कहते हैं, या उसको ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कहते हैं। और याद रखना गोल्जी बॉडीज में सेक्रेटरी वेसाइकल भी होता है, सिक्रेशन काम होता है। आगे अब ये प्रोटीन या लिपिड और कोई मटेरियल जो होगा वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल के फॉर्म में आया,
वो फ्यूज करा सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज में। अब सिस फेस से ट्रांसफेस वगैरह और कंपार्टमेंट होता है, उनको नहीं समझना अपने को, तो सिस्टम में डिफरेंट कंपार्टमेंट है। अब क्या होना है, अब जैसे जैसे वो कंपार्टमेंट ऑफ गोल्जी बॉडीज में जाता रहेगा, मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का और लिपिड का भी, और मटेरियल है उनका मॉडिफिकेशन हुआ। जैसे ही ट्रांसफेस हुआ, अब उसको डिसाइड करना है कि तो इसको इंट्रासेलुलर स्पेस में जाना है या आउटसाइड द सेल इसको सिक्रीट करना है, ठीक है, ये काम होता है। दूसरी बात, गोल्गी बॉडीज आर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड बेसिकली क्या हुआ, जो लिपिड आया ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसमें कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को एडिशन करना ग्लाइकोसाइलेशन भी करते हैं। तो आप या ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन को चाहे बोलो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, और जो प्रोटीन कहाँ एंडोप्लाज्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, उसको मॉडिफाई करने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडीज का होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, लाइसोसोम। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। तो सबसे पहले लाइसोसोम होता ही क्या है, तो लाइसोसोम सुनते ही सबसे पहले हमें याद आता है सोसाइटल बैग, और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लाइसोसोम क्या होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो गोल्जी बॉडीज में पैकेजिंग के दौरान ही बन जाता है। ध्यान रखना, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ठीक है। तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडीज, ठीक है। अच्छा, ये गोल्जी बॉडीज याद रखना, क्योंकि एक बार मैं आपको एक और सवाल कराऊंगा, इसमें गोल्जी बॉडी से रिलेटेड सवाल था ना, मतलब इसमें अगली बात, इसका फंक्शन क्या होता है। तो लाइसोसोम जो होता है उनके पास लगभग बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एसिडिक कंडीशन में एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इट कंटेन्स नियरली all types of बेसिकली आप कह सकते हो ना, लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। नियरली ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट एसिडिक पीएच। हमको तो 5.5 के आसपास ऐसे कुछ था, 5-6 के बीच में रहेगा। तो एसिडिक पीएच में जो होता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लगभग 55 से 60 में भी आई गेस कि 55 से 60 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे लाइपेजेज हो गया, हाइड्रोलेजेज हो गया, कार्बोहाइड्रेजेज हो गया, न्यूक्लियेजेज हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। फॉर डाइजेस्टिंग, ठीक है, और किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। तो बेसिकली लाइसोसोम जो होता है उनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एक सवाल आया था कि नीट का ही है क्वेश्चन, कि जैसे अगर ये जो एसिडिक एंजाइम है, अगर इसको जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है अगर उसको एसिडिक कंडीशन ना मिले तब क्या होगा, तो ये जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर इनको एसिडिक कंडीशन नहीं मिला तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि जो आपका साइटोसोल होता है उसमें लगभग 7 के अराउंड कुछ पीएच होता है, ठीक है, और ये हमारा लाइसोसोम है मान लो। तो ये लाइसोसोम में हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए, नियर अबाउट पीएच आप कहो तो 5.5 के आसपास कुछ में पीएच जरूरत पड़ेगी, देख लेना 5 to 6 वेरी करता है, ठीक है ना। अभी स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल कर लो, ठीक है ना, स्लाइटली बेसिक, और ये पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन। तो कंटिन्यू लाइसोसोम में कैसे एसिडिक कंडीशन को मेंटेन रखा जाए, तो वो होता है एटीपी के ब्रेकडाउन से। जब वो प्रोटॉन, फिर एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तब फिर H+ जो है, H+ जो हो गया और लगातार इसको एसिडिक कंडीशन मेंटेन रखा, बेसिकली प्रोटॉन पंप के थ्रू। तो एसिडिक कंडीशन इज मेंटेन्ड बाय प्रोटॉन पंप, ठीक है। और ये एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, फिर भी समझ लेना, और थोड़ा सा मैं ऊपर बता रहा हूं एनसीईआरटी से, ठीक है ना, उसको भी आप देख लो, थोड़ी चीजें हैं ऊपर। ये वाली जितनी थी इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बेसिकली हाइड्रोलेजेस होते हैं जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम
act as digestive system of cell। अब ये करता क्या है कि जो कुछ मटेरियल होते हैं जो आउटसाइड द सेल सिक्रीट हो उनको भी डाइजेस्ट करेगा और सेलुलर कंपोनेंट को भी डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये, ठीक है। तो जैसे कोई मटेरियल जैसा आउटसाइड द सेल है, मटेरियल आउटसाइड सेल है, ठीक है, उसको अगर डाइजेस्ट करना है इसको तो वो किस प्रोसेस से करेगा, वो होगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब इसको समझ लो, लिखना हर चीज जरूरी नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है कि टर्म आ जाए तो घबराना नहीं। अब पढ़ा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, वो मेम्ब्रेन कुछ एरिया जो होता है उस मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। एक बार इनगल्फ किया तो यहाँ तो एंजाइम प्रेजेंट ही है, लाइसोसोम को थोड़ा सा एरिया उसको इनगल्फ करा, मटेरियल अंदर गया, उसके बाद तो पूरा खेल तो हो ही जाना कि अंदर तो आपके पास एंजाइम ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंड सम खुद के सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देता है ये, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोफैगोसाइटोसिस या ऑटोफैगी कह लो, सिंपल ऑटोफैगी। इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम डाइजेस्ट इट्स ओन सेलुलर कंटेंट। जो आप कहते हो ना कि लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग, इसीलिए कहते हो कि लाइसोसोम अपने ही सेलुलर कंटेंट को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता, मान लो न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन रहा, बहुत ही स्टार्वेशन आया, खाना पीना नहीं मिला, तब तो खुद के सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करके फिर उसके बाद जो है सो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो आउटसाइड सेल मटेरियल है उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लिया और खुद के सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए वो ऑटोफैगी करता है, ठीक है। ऑटोफैगी क्या, खुद के सेलुलर कंटेंट को डाइजेस्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन टर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है रेसिडुअल बॉडीज या रेसिडुअल मटेरियल। क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है लाइसोसोम को, उसे रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। ये बोल दिया बस, ठीक। ये रहा लाइसोसोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैक्यूल को। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैक्यूल को। तो वैक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में से आया नहीं है, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका पहले कंटेंट लिख दिया, आपको पूरा एनसीईआरटी छापा है, ठीक है ना। समझ लो बस थोड़ा सा इसमें क्या है। तो वैक्यूल क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। दूसरा, कंटेन वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो सेल के लिए यूज नहीं है, ठीक है, वो मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये रखते हैं। दूसरा, बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट क्या हुआ, जो वैक्यूल को बाउंड करता है, ठीक है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो टोनोप्लास्ट होता है वो जो ट्रांसपोर्ट वैक्यूल के अंदर अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करता है, ठीक है। मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वैक्यूल के अंदर वो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। अब अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मतलब कुछ पंप टाइप का तो चाहिए होगा, ठीक है। अमीबा में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बेसिकली पूरा जो वैक्यूल है, जो 1 2 3 0.1 0.2 0.3 इंपॉर्टेंट, बस इसका मतलब ये सब छोड़ना नहीं है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देना। क्या अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाया जाता है जो इंगल्फिंग फूड पार्टिकल से बनता है, ठीक है। अब भूल जाते हैं हम लोग कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल होता है कि फूड वैक्यूल होता है। आप भी भूल जाओगे, देखना जब सारा सिलेबस एक साथ मर्ज होता है तो लास्ट में भूल जाते हैं कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है कि फूड वैक्यूल है। इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक है, एसी है ना, एयर कंडीशनर घर में तो होगा ही, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे यहाँ भी नहीं है। तो एसी, ए फॉर अमीबा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ए फॉर अमीबा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ए फॉर अमीबा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसको आप कभी नहीं भूलोगे, अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अगर एक बार अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल याद हो गया तो फूड प्रोटिस्ट तो फूड वैक्यूल में याद होगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद करके रखेंगे। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए होता है, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल को इंगल्फ करके होता है।
ये हुआ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। जल्दी से समरी देख लेते हैं। आइए अब हम लोग समरी की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जल्दी से समझते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम लोगों ने 4 पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल। क्यों यही 4 होते हैं? क्योंकि इनके फंक्शन क्या आते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा तो बताया नेटवर्क का रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बेसिकली ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स के अंदर आते हैं। अब वेसाइकल समझ में आ रहा होगा क्यों होते होंगे। वेसाइकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो भी 2 पार्ट के होते हैं, RER हो गए और SER हो गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम को बियर करेगा, और ये राइबोसोम को बियर नहीं करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। और SER में एनिमल में स्टेरॉयडल लाइक लिपिड हार्मोन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या था? डेंसिटी स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर। निकोलस कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था। इसमें क्या होता है? सिस्टर्नी का देखने को मिलता है, जो पैरेलल एक दूसरे से होते हैं। वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी देखते हैं। सिस्टर्नी के क्या थे? सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज। और दूसरे क्या थे? ट्रांस, कॉनकेव और मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज। अब सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज ये न्यूक्लियस के पास होंगे और ये उधर होंगे। अब दूसरा काम, अब ये कैसे आता है तो मैं यही बता दे रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल बना, वेसाइकल सिस फेज पे फ्यूज किया, कंपार्टमेंट ऑफ सिस्टर्नी में गया, मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में क्या मॉडिफाई हुआ नहीं समझाएंगे, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो अब क्या होता है इसमें, और दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या होता है? तो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में बेसिक प्रोटीन में क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है इसी को। बेसिकली लिपिड वाले में कार्बोहाइड्रेट पार्ट का एडिशन करते रहो, ये बड़ा प्रोसेस होता है, बस इतना याद रखना। दूसरी बात, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना वो आके मॉडिफाई कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? गोल्जी बॉडीज में बिफोर रिलीज टू द इंट्रासेलुलर स्पेस और द secreted आउटसाइड द सेल। तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी कहाँ होगा? गोल्जी बॉडीज में ही होगा, ठीक है। और कैसे होता है? जब अलग अलग कंपार्टमेंट ऑफ सिस्टर्नी में जाता है मॉडिफाइड होता जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ग्लाइकोलिपिड और फास्फोलिपिड सिंथेसिस अगर देखना होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक। ये कुछ बातें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। फिर हम लोगों ने देखा लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या है कि गोल्जी बॉडीज में पैकेजिंग दौरान बनता है। कब बनता है? पैकेजिंग के दौरान इन गोल्जी बॉडीज। ये गोल्जी बॉडीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात, इसके पास लगभग सारे टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच में एक्टिव रहते हैं। कौन से पीएच में? एसिडिक पीएच में। अगर एसिडिक पीएच हटा दिया जाए तो इनके जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीजेस, लाइपेजेस, आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को जो है वो डिसॉल्व करने के काम आता है, ठीक है। दूसरी बात, लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। आउटसाइड सेल कंटेंट को भी डाइजेस्ट करना हुआ तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू डाइजेस्ट किया, और खुद के सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए ऑटोफैगी करता है वो, ठीक है। रेसिडुअल बॉडीज भी पूछेगा, याद रखना कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है लाइसोसोम को उसे रेसिडुअल बॉडीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें थी, जैसे ऑटोफैगी है, इसको समझ लेना, देख लेना एक बार, बता ही दे तब क्या ही देखोगे। रेसिडुअल बॉडीज, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी मर्जी पे है, फिर भी हल्का हल्का देख के चलेंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ एंडोसाइटोसिस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हुआ वैक्यूल। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वाटर, सैप या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए, वो यहाँ पे होते हैं। टोनोप्लास्ट जो होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्यूल के अंदर। और जो मैं आपको बताया था कि अमीबा में क्या पाया जा रहा था? अमीबा में क्या था? फूड की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एसी। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था और प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाया जा रहा था। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए काम आएगा, और फूड पार्टिकल इंगल्फ करके प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाया जाता। तो ये जरूर याद रखना कि अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल है कि फूड है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ठीक है। वो अपन एसी से याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट को समझेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।